नमस्कार। यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। नाड़ी ज्ञान प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से नाड़ी के विषय में हमको और क्या ज्ञान दिया गया है। श्लोक संख्या 35 है ये। दंदशूक गतिम नाड़ीम कदाचिद्धंसंगामिनीम कफवाता मयोन्मिश्राम प्रवदन्ते भिषग्वरः। श्लोक संख्या 35 है ये। कहा गया जो नाड़ी कभी सर्प गति और कभी हंस गति से चलती है उसको श्रेष्ठ वैद्य कफ वात मिश्रित रोग कहते हैं। तो यानी जिस नाड़ी की गति कभी हो जाएगी सांप की तरह और कभी हो जाएगी हंस की तरह, तो इसका अर्थ ये है कि उसके अंदर उसके शरीर में कफ और वात के मिले हुए रोग हैं। कफ और वात दोनों कुपित हैं। आगे चलते हैं। श्लोक संख्या 36 आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रहा है। मंडूकादिगतिम नाड़ीम कदाचिद्ध्वंसंगामिनीम कफपित्तामयोन्मिश्राम प्रवदन्ते भिषग्वरः। 36वें श्लोक में कहा गया जो नाड़ी कदाचित मेढक की गति और कदाचित हंस की गति से चलती है उसको श्रेष्ठ वैद्य कफ पित्त की नाड़ी कहते हैं। यानी मेढक की गति है और हंस की भी गति नाड़ी दिखा रही है, तब इसका अर्थ यह है कि कफ और पित्त मिश्रित रोग हैं। अब आ जाते हैं श्लोक संख्या 37 पर। इसमें कहा गया क्षणे वक्रा क्षणे तीव्रा मध्यमा तर्जनीतले स्फुटा भवति या नाड़ी वातपित्तगदोद्भवा। अर्थात जो नाड़ी क्षण में वक्र और क्षण में तीव्र गति से तर्जनी और मध्यमा के नीचे प्रकट होती है वह वात पित्त रोग की है। यानी जो नाड़ी क्षण में टेढ़ी चलने लगे और अगले ही क्षण में तेज चलने लगे, कहाँ? तर्जनी और मध्यमा अंगुलियों के नीचे प्रकट होने लगती है उसकी ये गति, तो ये चाल किस रोग की है? वात पित्त रोग की है। तब रोगी वात और पित्त दोषों से मिक्स रूप से पीड़ित है। श्लोक संख्या 38 देखते हैं। स्फुटा वक्रा च मंदा च मध्यमा नामिका तले या भवेत् सा हि विज्ञेया कफवात समुद्भवा। श्लोक संख्या 38 इसमें कहा गया जो नाड़ी क्षण क्षण में वक्र और मंद गति से मध्यमा और अनामिका के नीचे प्रकट होती है वह वात कफ की है। जो नाड़ी क्षण क्षण में वक्र, कभी टेढ़ी चलने लगती है और फिर मंद गति से चलने लगती है। मंद मीन्स धीमा, स्लो। तो जो नाड़ी कभी टेढ़ी चलने लगे और कभी स्लो चलने लगे, तो ऐसे रोगी में किस प्रकार का वेग है, किस प्रकार के दोषों का वेग है? वो हैं वात और कफ। कफ वात समुद्भवा। समुद्भव एक साथ चल रहे हैं। कफ और वात के रोग एक साथ हैं उस व्यक्ति के शरीर में जिसकी नाड़ी क्षण में टेढ़ी चल रही है और क्षण में धीमी चल रही है। तो ये था श्लोक संख्या 38। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही दुर्लभ ज्ञान है नाड़ी का ये ज्ञान, और इसीलिए आपकी स्क्रीन पर भी शो कर रहे हैं जिससे आप इनके श्लोकों को कहीं नोट करें। श्लोक संख्या 39 पर आते हैं। क्षणे मंदा क्षणे तीव्रान क्षणे मंदा क्षणे तीव्रा नामिका तर्जनी तले स्फुटा स्यात् साधरा ज्ञेया कफपित्त समुद्भवा। श्लोक संख्या 39 है ये। जो नाड़ी क्षण में तीव्र और क्षण में मंद गति से अनामिका और तर्जनी के नीचे प्रकट होती है वह कफ पित्त की है। तो अब कफ और पित्त मिश्रित रोग का लक्षण बताते हैं। जो नाड़ी जो प्रकट करती है तो उस प्रकार से तीव्र यदि चल रही है एक क्षण में और दूसरे ही क्षण में हल्की हो जा रही है, यानी कभी तेज और कभी मंद, तब किस प्रकार का रोग है व्यक्ति के शरीर में? तब वह कफ पित्त से पीड़ित है, यानी तब उसको कफ और पित्त का मिश्रित रोग है। आगे चलते हैं श्लोक संख्या 40 में। वातस्थाने च या तीव्रा वातपित्तगदोद्भवा मंदा वात कफोन्मिश्रा
मध्यमाधो हि नाड़िका। 40वां श्लोक है ये। इसमें कहा गया मध्यमा उंगली के नीचे जो वात स्थान है, वहाँ जो नाड़ी तीव्र चले तो वात पित्त की, और मंद चले तो वात कफ की जानना। तो मध्यमा जब नाड़ियों को चेक करने के लिए, जब नाड़ियों की परीक्षा करने के लिए उंगलियां नाड़ी के ऊपर रखी जा रही हैं, उस समय आपको ये चेक करना है कि जो हमारी मध्यमा उंगली है उसके नीचे जो वात का स्थान है, वहाँ यदि नाड़ी तीव्र चल रही है तो वात पित्त मिश्रित रोग है, और यदि धीमी चल रही है तो वात कफ मिश्रित रोग है। इसी प्रकार से श्लोक संख्या 41 पर आ जाते हैं। पित्त स्थाने च या वक्रा पित्तवातोद्भवा च सा मंदा पित्त कफातंक संभवा तर्जनी तले। 41वां श्लोक। जो नाड़ी तर्जनी के नीचे पित्त स्थान में वक्र चले तो पित्तवात, और मंद चले तो पित्त कफ रोग की नाड़ी जानना। जो नाड़ी तर्जनी उंगली के नीचे वक्र चले, टेढ़ी चले, तो पित्त और वात का समन्वित रोग है, और यदि धीमी चले तब पित्त और कफ मिश्रित समन्वित रोग है, मिला जुला रोग है इन दोनों दोषों का। तो अभी बहुत लंबा शास्त्र है ये, इसमें बहुत सी बातें हैं जो धीरे धीरे करके आपको समय समय पर बताई जाएंगी। अभी बहुत से विषय अनछुए पड़े हैं, जैसे रावण संहिता है, शिव संहिता है, शिव स्वरोदय है, त्राटक साधना है, ध्यान साधना है, और भी बहुत से विषय हैं, मंत्र साधना है, महायोग साधना है। बहुत से विषय ऐसे हैं जिन पर वीडियोस निरंतर नहीं आ पा रहे, क्योंकि अकेला वीडियो बनाने वाला हूँ, साथ में कोई टीम नहीं। इसलिए जब भी समय मिलता है, जिस विषय पर ध्यान जाता है, उसी विषय पर वीडियो बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। इसीलिए एक सीरीज पर निरंतर वीडियोस आने में देरी हो रही है, इसके लिए क्षमा करें। अब वीडियो के अंत में हम वो विषय लेंगे जिसका हम जिक्र नहीं कर रहे थे प्रारंभ से ही, इसलिए क्योंकि जो जेन्युइन श्रोता हैं, जो गंभीर श्रोता हैं, और जो वास्तव में इन प्राचीन गूढ़ विषयों के प्रति समर्पित हैं, इनका ज्ञान चाहते हैं, इनका अनुभव चाहते हैं, इनका अभ्यास चाहते हैं, वही टिकें अंत तक, और उन्हीं के लिए ये ज्ञान है। उनके लिए नहीं जो 1-2 मिनट वीडियो देख करके चले गए। ये ज्ञान इसमें दिया हुआ है, जैसा कि हमने पहले ही आपसे कहा था, इसमें औषधियों संबंधी भी बहुत ज्ञान है। औषधियों संबंधी वो ज्ञान है जो आप घर पर तैयार करके लाभ ले सकते हैं, और हज़ारों लाखों लोगों ने लिया भी है। तो ये वो ज्ञान है। ये भी बहुत, इसका भी बहुत प्रकरण भरा हुआ है। विभिन्न प्रकार की भस्मों से, विभिन्न प्रकार की धातुओं से, उपधातुओं से औषधियाँ बना करके उनका अपने रोगों को नष्ट करने में प्रयोग करना, ये सारा वर्णन इस पुस्तक में दिया हुआ है। इनमें से हम आज एक प्रकरण ले रहे हैं और आपको बताएंगे कि आँखों के दोषों को कैसे दूर किया जा सकता है, आँखों की वीकनेस को, दृष्टि के दोष को कैसे दूर किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष हो, चाहे दूर दृष्टि दोष हो, चाहे पास का विजन खराब हो, चाहे दूर का विजन खराब हो, चाहे आँखों में कमजोरी हो, चाहे चश्मा लगा हुआ हो, आँखों की समस्त दुर्बलताओं के लिए इसमें एक प्रयोग दिया हुआ है, और ये बहुत ही गुणकारी और बहुत ही अनुभूत प्रयोग है। इसको आप अवश्य करिए। जिनकी भी आँख में वीकनेस है, और यदि नहीं भी है तो भी आप इसको करेंगे तो आपकी आँखों की शक्ति निश्चित ही बढ़ेगी इस प्रयोग को करने से। तो देखते हैं कि कौन सा प्रयोग है। ये दिया गया है धातु अनुपान प्रकरण में। धातु अनुपान प्रकरण में त्रिफला की विधि दी हुई है। त्रिफला से आप सभी परिचित हैं, बहुत ही सुप्रसिद्ध औषधि है, 3 फलों से मिलकर बनती है। हरण, बहेड़ा और आंवला च्यवनप्राश का मुख्य द्रव्य है, और बहुत प्रसिद्ध रसायन है। रसायन कहते हैं जो बुढ़ापे को दूर करे, जो रोगों को दूर करे, और जो युवावस्था को बनाए रखे।
योग रसायन कहलाता है। त्रिफला में रसायन के सभी गुण हैं और इसके तीनों पदार्थों में रसायन के गुण हैं, चाहे वो आंवला हो, चाहे वो हरण हो, चाहे वो बहेड़ा हो। देखते हैं क्या श्लोक कहा गया। आपकी स्क्रीन पर भी ये प्रदर्शित होगा जिससे कि आप इसको नोट कर सकें और इससे पूरा लाभ ले सकें। तो इसमें श्लोक संख्या 1 और 2 में त्रिफला के गुणों का वर्णन है और त्रिफला से जो आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं उनका वर्णन है। नेत्रों के विषय में बाकी बहुत सारे लाभ दिए हुए हैं जो समय समय पर अलग अलग वीडियोस में एक सीरीज़ के रूप में बताए जाएंगे। यहाँ हम जिक्र कर रहे हैं फ़िलहाल 1 और 2 संख्या श्लोक का, जिनमें क्या कहा गया है ये आपको बताते हैं। आंवला 4 भाग, हरण 1 भाग, बहेड़ा 2 भाग, इसको त्रिफला कहते हैं। यानी आपको 4 भाग आंवला लेना है, 1 भाग हरण लेनी है और 2 भाग बहेड़ा लेना है। इस प्रकार से आपको इन तीनों औषधियों को लेकर के इनका चूर्ण तैयार कर लेना है। यदि ऐसा संभव ना हो तब आप इसको संभाग भी ले सकते हैं, यानी कि तीनों को बराबर बराबर भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप उसको इसी विधि से लें जो बताया गया है। त्रिफला का रात्रि में घृत मधुयुक्त लेने से नेत्र रोग शांत हो जाते हैं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब इसको रात्रि में लेना है। जब आपने त्रिफला का चूर्ण तैयार कर लिया, हरण बहेड़ा और आंवला को मिला करके और पीस करके, तब आपको नेत्र रोगों में, किसी भी प्रकार के नेत्र रोग हैं या नहीं भी हैं, और आपको अपनी आँखों को स्वस्थ रखना है, तब आपको यह प्रयोग करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। इसमें आपको क्या करना है, रात्रि में इसको घी और शहद के साथ लेना है, 1 चम्मच सोते समय। परंतु ये ध्यान रखना कि घी और मधु कभी भी समभाग में नहीं लिया जाता, अन्यथा वो विष बन जाता है, जहर का काम करता है, पॉइजन होता है। घी और शहद को कभी भी समभाग में नहीं लिया जाता, यानी कि आप 1 चम्मच घी और 1 चम्मच शहद नहीं ले सकते, ये विष का कार्य करेगा, पॉइजन बन जाएगा। इसलिए आपको घी की मात्रा या तो अधिक रखिए या शहद की मात्रा अधिक रखिए, तब ही आप इसको सेवन कर सकते हैं। घी या शहद दोनों में से एक की मात्रा को आप ज़्यादा रखिए, दोनों सम मात्रा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जैसे 2 चम्मच शहद और 2 चम्मच घी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर शहद 2 चम्मच है तो घी की मात्रा मात्र आधा चम्मच ही रखिए। कभी भी समभाग ना हो मधु का और घी का, घृत का और मधु का कभी भी समभाग ना हो, हमेशा विषम भाग में हो। घी और मधु की मात्रा हमेशा अलग अलग हो। इसके साथ आपको त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच सोते समय रात्रि काल में लेना है। इस प्रयोग को निरंतर कुछ दिन करने से आपको ये अनुभव होगा कि नेत्रों की ज्योति बढ़ रही है, नेत्रों की चमक बढ़ रही है, नेत्रों की आभा बढ़ रही है, नेत्रों की कार्य क्षमता बढ़ रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है। तो ये प्रयोग बहुत ही अनुभूत प्रयोग है और कई हज़ार लोगों द्वारा अनुभव किया हुआ है और ये आयुर्वेद का एक अत्यधिक प्रसिद्ध प्रयोग है। तो आज हमने त्रिफला के एक प्रयोग के बारे में बताया जो कि नेत्रों से संबंधित है। अभी त्रिफला के बहुत सारे प्रयोग इस पुस्तक में हैं और इसके अतिरिक्त विभिन्न धातुओं के प्रयोग हैं। 7 प्रकार की धातुएं और उपधातुओं के प्रयोग हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, रांगा, जस्ता। इस प्रकार की धातुओं के बहुत सारे प्रयोग दिए हुए हैं इसमें, वो जानेंगे। बहुत ही गुणकारी प्रयोग हैं, उसमें गंभीर से गंभीर रोगों के उपचार की बहुत ही सरल विधियां पूर्ण रूप से वर्णित हैं। तो उनको आगे देखेंगे। अभी बहुत सारे विषय पेंडिंग पड़े हुए हैं, त्राटक से लेकर ध्यान तक और रावण संहिता से लेकर के मंत्र जाप तक के बहुत सारे विषय। लेकिन अकेला वीडियो बनाने वाला हूँ, कोई टीम नहीं है, इसलिए जब भी जिस विषय पर चर्चा करने का समय मिलता है आपके समक्ष
उपस्थित हो जाता हूँ। और ये देख कर के बड़ा आनंद आ रहा है कि किस प्रकार से आप निरंतर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते ही जा रहे हैं बिना किसी रिक्वेस्ट के, क्योंकि आप लोग स्वयं समझदार हैं और जानते हैं कि किस वीडियो को लाइक करना है, डिसलाइक करना है, शेयर करना है, नहीं करना है, सब्सक्राइब करना है, नहीं करना है। तो इसी प्रकार से अपना सहयोग निरंतर बनाए रखिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। आपका अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।